दोस्तों, वकील साहब अपने दोस्त से मिलने के लिए अपने पैतृक गांव जाते हैं, लेकिन वहां पर जैसे ही वह अपने दोस्त के घर पर पहुंचते हैं तो वहां पर ताला लगा हुआ था। जब अड़ोसी पड़ोसियों से इस बारे में पूछताछ करते हैं तो वो लोग बताते हैं कि वो लोग तो खेतों पर झोपड़ी बनाकर रहा करते हैं। तो इसके बाद जो वकील साहब होते हैं वहां से सीधा अपने दोस्त की उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहां पर वो रहा करता था। जैसे ही वकील साहब उस झोपड़ी पर पहुंचते हैं जिसके अंदर उसका बचपन का दोस्त अपने परिवार के साथ रह रहा था, तो उनकी हालत देखकर जो वकील साहब होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इसके बाद जैसे ही वकील साहब अपने बचपन के दोस्त से इस बात का कारण पूछता है तो कारण सुनकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है कि दोस्त, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। कौन थे वकील साहब और कौन था इसका बचपन का दोस्त? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देवगढ़ के एक छोटे से गांव में एक संदीप नाम का लड़का रहा करता है। संदीप, जिसके घर में उसकी मां ही मां है। पिता की काफी दिन पहले मौत हो चुकी है और वह एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करता है। संदीप पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है, लेकिन उसके पास ना तो कोई पुश्तनी जमीन है और ना ही उसकी मां इतना अच्छा खासा पैसा कमाया करती है। वह तो जैसे तैसे करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही है, इधर उधर दूसरे लोगों के घरों में काम किया करती है और अपना समय व्यतीत कर रही है। संदीप की मां गांव के ही एक अमीर व्यक्ति के घर में काम किया करती थी, जिस घर के अंदर माता पिता और उनका एक बच्चा रहा करता था, जिस बच्चे का नाम था अमित। अमित, जो कि संदीप के ही बराबर का था, उससे 1 साल बड़ा होगा। और यहां पर कभी कभी जो संदीप होता है वह अपनी मां के साथ अमित के घर पर भी चला जाया करता है, क्योंकि जो अमित के माता पिता हैं उनका स्वभाव बड़ा ही अच्छा है और वह अपनी नौकरानी के बच्चे यानी कि संदीप को भी अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया करते हैं। और जब भी कभी वह कुछ अपने बच्चे के लिए बाजार से लेकर आया करते तो अपनी नौकरानी के बच्चे के लिए भी लाया करते हैं, क्योंकि गांव का मामला था। और जो अमित के माता पिता होते हैं उन्हें पता है कि संदीप की जो मां है वह बड़ी मुश्किलों से गुजर रही है और ऐसे समय में उसे सहारा देना चाहिए। यही सोचकर जो अमित के माता पिता हैं वह उसको बहुत सारा सहारा दिया करते हैं, यहां तक कि कुछ एडवांस पैसे भी दे दिया करते हैं और लोग उसे ज्यादा तनख्वाह दिया करते हैं। अपने घर पर काम करने के लिए जब कभी उसका बेटा संदीप उसके साथ आ जाया करता तो उसे खाने के लिए जो अमित के माता पिता हैं वह अपने बेटे के साथ ही बिठा दिया करते। और अमित और संदीप दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। यहां पर जो अमित होता है वह भी पढ़ाई लिखाई किया करता था, लेकिन वह पढ़ने लिखने में ज्यादा होशियार नहीं था। माता पिता का इकलौता बच्चा था और काफी ज्यादा लाडला था। अमित के जो पिता होते हैं वह सरकारी नौकरी में थे, तो इसी वजह से जो अमित होता है वह पढ़ाई लिखाई को ज्यादा प्रेफर नहीं करता है। लेकिन यहां पर जो संदीप होता है वह पढ़ाई लिखाई को बहुत ज्यादा प्रेफर किया करता है। और जब भी कभी अमित के माता पिता संदीप की पढ़ाई के बारे में जाना करते हैं तो वह उसको बहुत ज्यादा शाबाशी दिया करते हैं और अपने बेटे से कहा करते हैं कि बेटा, तू इसके साथ रहा करता है तो इससे पढ़ाई लिखाई सीख ले, तेरी जिंदगी में काम आएगी। लेकिन अमित मना कर देता है, कहता है कि नहीं मां, नहीं बाबूजी, मेरे पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आती, तो मैं करूं भी तो क्या करूं इस पढ़ाई का, जब मुझे अच्छी ही नहीं लगती। ऐसा कहकर धीरे धीरे करके जो संदीप होता है वह पढ़ाई लिखाई से अपने घर पर बैठ जाता है। लेकिन जो अमित होता है वह अपनी पढ़ाई को करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर में जाने के लिए कहने लगता है। तो जब संदीप पढ़ाई करने के लिए बाहर जाता है तो उसी दौरान जो अमित की मां है और उसके पिता हैं वह संदीप को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना, कोई भी दिक्कत नहीं है, और कभी भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो हमें बता देना। लेकिन जो संदीप होता है वह काफी ज्यादा स्वाभिमानी था। वह हामी तो भर लेता है, पर इसके आगे की जो पढ़ाई होता है वह सब कुछ खुद अपने दम पर ही करना चाहता था। वह वहां से पासी के शहर में चला जाता है और वहां पर रहकर अपनी आगे की पढ़ाई करने लगता है। साथ में कुछ छोटी मोटी नौकरी भी करने लगता है। नौकरी के साथ साथ वह पढ़ाई किया करता और वहां पर उसने अपने लिए किराए का घर ले लिया था, जिसके अंदर वह अपनी मां को भी रखा करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो संदीप होता है वह अब एक वकील बन गया था
और वकील भी अच्छा खासा बन गया था। अच्छे खासे रुपए पैसे कमाया करता था और साथ में अब तक जो उसकी माँ होती है उसकी भी मौत हो गई थी और संदीप अब शादी के युग हो चुका था। इसके बाद जो संदीप होता है अपनी बराबर की ही एक लड़की ढूंढकर अपनी शादी की बात कर लेता है और उसके बाद उस लड़की से उसकी शादी हो जाती है। शादी करने के बाद वह शहर में ही अपना घर बनाकर रहने लगता है और जिंदगी में पूरी तरह से व्यस्त हो जाता है। संदीप काफी बड़ा वकील बन गया है और ढेर सारा रुपया पैसा कमाया करता है। उसके परिवार में वह है, उसकी पत्नी है और उसके बच्चे भी हैं। यहां तक कि अब तक जो संदीप है उसे अमित और उसके परिवार को देखे हुए लगभग 18 साल बीत गए थे और इन 18 सालों में संदीप ने बहुत सारी तरक्की कर ली थी। लेकिन 18 साल बाद एक दिन जब छुट्टी का दिन होता है, संदीप अपने परिवार के साथ घर पर बैठा हुआ था और पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर बातचीत कर रहा था। लेकिन उसी दिन उसके घर में कुछ काम हो रहा था और उस काम के लिए एक मजदूर महिला आती है। मजदूर महिला के साथ एक बच्चा होता है जिसकी उम्र फिलहाल 8 या 9 साल रही होगी और वह जब अपनी मां के साथ आता है तो वो लोग यहीं पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। अब जैसे ही संदीप उस मजदूर महिला और बच्चे को देखता है तो उसे अपनी बचपन की बातें याद आ जाती हैं। जैसे वह अपनी मां के साथ अमित के घर जाया करता था और अमित के माता पिता और अमित उससे बहुत अच्छा व्यवहार किया करते थे। यहां तक कि वह ज्यादातर अमित के साथ बैठकर ही खाना पीना खाया करता था। अब इन लोगों को देखकर उसे अपने बचपन की बातें याद आ गई थीं और इसके बाद जो संदीप होता है वह अपने दोस्त अमित के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि अब मुझे 18 से 19 साल हो गए हैं। अपने दोस्त से मिले हुए तो क्यों ना मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जाऊं और उसका हालचाल जानूं। वह भी मुझे देखेगा तो बड़ा ही खुश हो जाएगा क्योंकि मैं कामयाब जो हो गया हूं। उसके माता पिता ने मुझे पैसे दिए थे तो इतना हक तो उसका बनता ही है। यही सोचकर जो संदीप सोता है, अगले ही दिन सुबह सुबह अपने घर से अच्छी तरह से तैयार होकर निकलता है। उसने अपने काम से छुट्टी ले ली थी और गाड़ी में बैठकर सीधा अपने पैतृक गांव के लिए निकल जाता है। रास्ते में वह ढेर सारी बातें सोच रहा था और रास्ते में जब बाजार पड़ता है तो वहां से वह अपने दोस्त के लिए उपहार ले लेता है और सोचता है कि दोस्त की तो अब तक शादी भी हो गई होगी और उसके बच्चे भी होंगे और उनको जाकर उपहार दूंगा और यह खबर सुनाऊंगा तो वो बड़ा ही खुश हो जाएगा। ऐसा ही सोचते सचते धीरे धीरे उसका गांव आ जाता है और जैसे ही वो गांव के अंदर घुसता है तो उसे बचपन की वो सारी बातें याद आती हैं कि किस तरह से उसकी माँ यहां पर दूसरों के घरों में काम किया करती थी और किस तरह वो उसे पढ़ा लिखाकर इतना बड़ा आदमी बना गई। इन बातों को सोचकर उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने आप को संभालता है और गाड़ी को ड्राइव करके सीधा अमित के घर पर पहुंच जाता है, जहां पर कभी बचपन में उसकी मां काम किया करती थी और वह यहां पर आकर अमित के साथ खेला कूदा करता था और उसके माता पिता उसे अपने बच्चे की तरह लाड़ दुलार किया करते थे। लेकिन जैसे ही उतरकर वो घर की तरफ बढ़ता है तो अचानक से उसकी नजर में आता है कि जो घर है उस पर ताला लगा हुआ है और यहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहा करता। देखने से लग रहा है कि मानो इस घर के अंदर कई महीनों से कोई व्यक्ति नहीं आया हो और इसके बाद वो बड़ा ही हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं अमित यहां से कहीं शहर में रहने लगा हो और इस घर को ऐसे ही छोड़ गया हो। ऐसे ही बातें वो सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक से पड़ोस के एक घर से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकलता है तो जो संदीप होता है वह झट से उन्हें रोकता है। कहता है कि काका, इस घर के अंदर जो लोग रहा करते थे वो लोग कहाँ चले गए हैं। अब जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वह भी संदीप को नहीं पहचान पाता है और सोचने लगता है कि हो सकता है अमित का कोई जानकार हो और कह देता है कि वह लोग तो खेतों में झोपड़ी बनाकर रहा करते हैं, इस घर को 2-3 महीने से वह छोड़ चुके हैं। ऐसा कहकर वो व्यक्ति तो वहां से चला जाता है, लेकिन तभी जो संदीप होता है वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि मेरे दोस्त को ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी जो वह अपने घर को छोड़कर इसी गांव के अंदर खेतों पर झोपड़ी बनाकर रह रहा है। यही सोचकर वह काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा उस जगह के लिए निकल जाता है जहां पर संदीप के खेत थे और जहां पर वह झोपड़ी बनाकर रह रहा था।
धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए वह उस जगह पर भी पहुंच जाता है जहां के लिए उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया था और उस झोपड़ी की तरफ अपनी गाड़ी से उतरकर बढ़ने लगता है। झोपड़ी की तरफ बढ़ता हुआ वह अपने दोस्त के बारे में सोच रहा था और सोच रहा था कि इनके पास तो अच्छा खासा रुपया पैसा था। अब ऐसा क्या हो गया जो इनके इतने बुरे दिन आ गए हैं और यह इस तरह से रहा करते हैं। ऐसे सोचते सचते वह झोपड़ी पर पहुंच जाता है और जैसे ही झोपड़ी में एंटर करता है तो उस झोपड़ी के अंदर उसका जो दोस्त होता है, जिसका नाम अमित था, जो कभी बचपन में उसके साथ खेला था, वह अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। लेकिन जैसे ही झोपड़ी के दरवाजे पर कोई आता है तो एकदम से बिस्तर से खड़ा होता है और देखकर कहने लगता है कि हाँ भाई, कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है। अब इसके बाद जो संदीप होता है वह कहने लगता है कि हाँ भाई अमित, मेरे भाई, तू मुझे भला क्यों पहचानेगा, क्योंकि बचपन की बातें तुम्हें कहाँ याद होंगी। अब तो तू काफी बड़ा हो गया ना, और तेरे साथ तेरा परिवार है, क्योंकि वहां पर अमित की पत्नी भी थी और उसका छोटा लड़का भी था। अब इस बात को सुनकर जो अमित है वह थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालता है और साथ में वह संदीप की तरफ घूर घूर कर भी देख रहा था। थोड़ी देर गौर देने के बाद उसे एकदम से याद आ जाता है कि यह कहीं संदीप तो नहीं, जो कि हमारे घर पे बचपन में इसकी माँ काम किया करती थी। तो उसके बाद वो पूछ लेता है, कहीं तुम संदीप तो नहीं हो। तो उसके बाद संदीप हंसने लगता है और कहता है कि हाँ भाई, हाँ मैं संदीप ही हूं। इसके बाद जो अमित होता है वो एकदम से खड़ा होकर उसको अपने गले से लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि जब संदीप उनसे लास्ट टाइम मिला था उस टाइम की कंडीशन में और आज की कंडीशन में बहुत ही ज्यादा फर्क है। यहां पर जो अमित है वह अब एक गरीबों की सी जिंदगी व्यतीत कर रहा है, लेकिन जो संदीप है वह अच्छे से सूट बूट में खड़ा हुआ है और दोनों की परिस्थितियां बदल गई थीं। वह उसके गले लग जाता है और यहां पर जो संदीप होता है वह भी अपने दोस्त को रोता हुआ देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि भाई क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? आखिर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो, और मैं बहुत ज्यादा हैरान हूं इस बात को देखकर कि तुम लोगों के पास तो अच्छा खासा रुपया पैसा था, पुश्तैनी जमीन भी थी, लेकिन फिर आज ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी जो तुम अपने गांव के घर को छोड़कर यहां पर खेतों पर रहने पर मजबूर हो। अब यह बात सुनकर अमित कहता है कि कोई बात नहीं भाई, आराम करो, पहले बैठो, आओ थोड़ा चाय पानी पियो और उसके बाद बातें करेंगे, कोई भी परेशानी नहीं है। ऐसा कहकर जो अमित होता है संदीप को पहले अपने घर के अंदर बिठाता है और बैठाने के बाद जब अमित का बेटा वहां पर आता है तो वह अपने पिता से पूछने लगता है कि पिताजी ये कौन है। तो जो अमित होता है उसे बताता है कि बेटा यह तेरे पिता का दोस्त है, जो कि बचपन का दोस्त है। बचपन में हम दोनों एक साथ खाना खाया करते थे, एक साथ खेला कूदा करते थे और एक ही साथ पढ़ाई लिखाई किया करते थे, लेकिन यह पढ़ लिख कर आज एक बड़ा आदमी बन गया है और तेरा पिता पढ़ाई न करने की वजह से ऐसा ही रह गया है, क्योंकि मुझे पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लगती थी और उसके बाद जैसे ही मैं 10वीं क्लास में फेल होता हूं तो मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। लेकिन इसने पढ़ाई लिखाई को अच्छी तरह से किया और यह बड़ा आदमी बन गया, और इसी वजह से मैं तुमसे कहा करता हूं कि बेटा पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई बड़ी अच्छी होती है। इतनी देर में संदीप के लिए वहां पर चाय पानी आ जाती है और संदीप चाय पानी पीने लगता है। थोड़ी देर में वह चाय पानी पी लेता है और चाय पानी पीने के बाद जो अमित होता है संदीप से संदीप के घर परिवार के बारे में पूछने लगता है। संदीप अपने घर परिवार के बारे में बताता है कि मेरी शादी भी हो गई है और मेरे बच्चे भी हैं। तो अमित कहता है कि भाई, अगर ऐसी बात है तो अपने बच्चों को मिलाने के लिए कभी हमसे क्यों नहीं लाया। तो संदीप कहने लगता है कि यार क्या करूं, जिंदगी की भाग दौड़ में व्यस्त ही इतना हो गया कि कभी टाइम ही नहीं निकल पाया। वह तो कल हमारे घर पर एक मजदूर महिला आई थी और उसके साथ उसका बच्चा था जिसकी उम्र 8 साल थी। उसे देखकर अपने बचपन की बातें याद आ गई और इसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि एक बार तो अपने दोस्त से जरूर मिलूंगा, चाहे जो भी हो जाए। तो अमित कहता है कि बहुत अच्छा किया जो तू मुझसे मिलने आ गया, क्योंकि मुझे भी काफी दिनों से तेरी याद आ रही थी, लेकिन मुझे तेरे पते के बारे में पता नहीं था कि तू कहाँ रहता है और गांव में किसी को भी ज्यादातर तेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो इसी वजह से मैं केवल तुझे याद करके ऐसे ही रह जाता हूं। इस तरह की थोड़ी बहुत बातें उन दोनों के बीच में होती हैं।
कुछ बचपन की ऐसी बातें होती हैं जो पल उन दोनों ने एक साथ बिताए थे, और उन बातों को सुनकर जो अमित होता है उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, और जो संदीप होता है वकील साहब, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। बातों के दौरान जो संदीप होता है वह उससे दोबारा पूछने लगता है कि भाई, वो सभी बातें तो ठीक है, लेकिन तू यह बता कि तू अपने गांव वाला घर छोड़कर यहां पर खेतों में झोपड़ी बनाकर क्यों रह रहा है, वह भी अपने परिवार के साथ। यहां पर तो कोई भी परेशानी हो सकती है, इससे अच्छा तो तू गांव वाले घर में ही रह ले। लेकिन तभी जो अमित होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है। संदीप फौरन से खड़ा होकर उसे चुप कराता है और कहता है कि भाई, क्या परेशानी हो गई और तू इस तरह से क्यों रो रहा है। तो उसके बाद जो अमित होता है उसे पूरी बात के बारे में बताता है। कहता है कि भाई, जब तू यहां से चला गया था मैंने पढ़ाई तो उसी टाइम पर छोड़ दी थी, लेकिन तेरे जाते ही माता पिता ने मेरी शादी करा दी। शादी के बाद मुझ पर एक लड़की होती है और जैसे तैसे करके हम लोग अपना समय व्यतीत कर रहे थे। बच्चे होने के बाद अचानक से माता पिता की बीमारी के चलते मौत हो जाती है, और जब माता पिता इस घर से चले गए तो उनके साथ घर की रौनक भी चली गई, और उसके बाद हम लोग काफी ज्यादा तंग हालियत में आ गए और हमारे पास रुपए पैसों की कमी होने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ जो बिटिया होती है वो भी बड़ी हो गई थी, और जैसे ही वो बड़ी होती है, शादी के युग होती है, तो उसके बाद उसकी शादी करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते हैं। तो इसी वजह से गांव का जो साहूकार है उससे मैं कुछ पैसे ले लेता हूं, उधार कहता हूं कि भाई धीरे धीरे फसल हो जाएगी तो उसके बाद मैं तेरे पैसे चुका दूंगा। लेकिन शादी के बाद जब उसका टाइम रखा था तो उस टाइम पर मैं फसल को बेचकर उसे पैसे देने ही वाला था, लेकिन उसी टाइम पर बारिश काफी ज्यादा तेज आ जाती है और बारिश के कारण मेरी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं साहूकार को दे सकूं, और जिन पैसों को मैं लेकर उसे देने के लिए गया था उन पैसों को लेने से साहूकार ने मना कर दिया। उसके बाद मैं साहूकार से मोहल्लत मांगता हूं, लेकिन वो मोहल्लत देने से साफ मना कर देता है और कहने लगता है कि तुझे अगर मोहल्लत चाहिए तो तुझे अपना घर खाली करना पड़ेगा। तुम्हारे घर पर आज से मेरा अधिकार होगा, उस घर को मैं अपने पास रखूंगा। अब मैं साहूकार से कहता भी हूं कि भाई, मेरे पास एक वही घर है और मैं रहूंगा कहां अपने परिवार को लेकर, क्योंकि मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। लेकिन जो साहूकार होता है वह साफ साफ मना कर देता है, और इसके बाद एक दिन साहूकार यहां के तहसीलदार और साथ में कुछ पुलिस वालों को लेकर उस घर पर आ जाता है और जबरदस्ती उस घर को अपने कब्जे में कर लेता है। अब मैंने उनसे पैसे लिए थे तो घर तो वह कब्जे में कर ही सकते थे, लेकिन तभी जो संदीप होता है, जो कि फिलहाल एक बहुत बड़ा वकील है, वह कहने लगता है कि भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर उसने पैसे दिए हैं, उसके एवज में तुमसे कुछ लिखा पढ़ी करवाई हो तो ही वह घर पर कब्जा कर सकता है। लेकिन तभी अमित बताता है कि नहीं भाई, लिखा पढ़ी तो कुछ भी नहीं हुई थी, विश्वास का ही काम चल रहा था और मैं उसके पैसे भी दूंगा। लेकिन जिस दिन उन्होंने मेरे घर पर कब्जा किया था उस दिन एक खाली पेपर पर साइन मुझसे जरूर करा ली थे, क्योंकि वहां पर पुलिस भी थी और साथ में तहसीलदार भी था। तो इस वजह से मैं उस खाली के पेपर पर साइन कर कर आया हूं, बाकी और कोई बात नहीं है। अब जो संदीप होता है वह उसको सहारा देता है और कहता है कि भाई, तू चिंता मत कर, अगर ऐसी बात है तो तेरा घर जल्द से जल्द तुझे मिल जाएगा, और इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो अमित कहता है कि वो कैसे, जब मैंने उनसे पैसे लिए हैं तो घर पर तो उनका अधिकार बनता है। लेकिन तभी संदीप कहता है कि नहीं भाई, ऐसे अधिकार नहीं बनता, वह तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पैसे उसने दिए हैं तो उसके लिए मोहल्लत मिल जाएगी, भले ही वह उस पर ब्याज ले सकते हैं, लेकिन तुम्हें घर से नहीं निकाल सकते। मैं एक वकील हूं और मैं अच्छी तरह से उन लोगों को सबक सिखा दूंगा, बस शर्ते तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ चलना होगा। इसके बाद अमित पहले तो मना करने लगता है, लेकिन तभी जो संदीप होता है वो कहता है कि भाई, तू बचपन में मेरे साथ खेला कूदा है, बड़ा हुआ है, और तू भले ही पैसे वाला हो उस टाइम पर, लेकिन तेरे और तेरे माता पिता के अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। और तुमने जब मैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए गया था तो तुमने कुछ पैसे भी मुझे दिए थे, तो उसी पैसे का कर्ज चुकाने के लिए तू एक बार मेरे साथ चल दे, क्योंकि मैं तुम्हें इस हालत में बिल्कुल भी नहीं देख सकता। इसके बाद जो अमित होता है वह संदीप के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, और जो संदीप होता है वह उसे अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाता है और सीधा उस साहूकार के पास पहुंच जाता है।
कहता है कि देखो साहूकार साहब, आप भले ही पैसे वाले हो, आपकी जान पहचान अच्छी होगी, लेकिन मैं एक वकील हूं। अगर आप यह नहीं चाहते कि यह मामला लंबा कोर्ट में खिसे और तुम्हें किसी भी तरह के कोर्ट केस में ना फंसना पड़े, तो भलाई इसी में होगी कि फौरन से मेरे दोस्त के घर की चाबी दे दो। और रही बात आपके पैसों की, तो आपके पैसों की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। पैसे आपके चुक जाएंगे, चाहे उसके लिए मुझे खुद को आपको पैसे देने पड़े। अब इस बात को सुनकर साहूकार सोच विचार में लग जाता है। इधर जो अमित होता है वह सोचने लगता है कि यह व्यर्थ की बातें हैं। जब मैंने इनसे पैसे लिए हैं तो घर तो इनके पास ही रहेगा। इस बात के लिए शायद कानून भी मना नहीं करेगा। लेकिन तभी जो साहूकार होता है वह अपने घर के अंदर से चाबी निकालता है और सीधा उन चाबियों को संदीप के हाथों में थमा देता है। कहता है कि वकील साहब, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर देना, और यह बात आगे तक मत बढ़ाना, क्योंकि यहां पर जो भी साहूकार ने किया था वह अपनी जानकारी के दम पर किया था, और जानकारी के थ्रू ही वह पुलिस को लेकर आया था, और जानकारी के थ्रू ही वह तहसीलदार को लेकर आया था। उसे पता था कि जब यह इतना बड़ा वकील है तो यह कोर्ट के अंदर मुझे पछाड़ देगा, और इसी डर के कारण उसने चुपचाप उसे चाबी दे दी थी। इसके बाद जो संदीप होता है वो अमित की चाबी को लेकर साथ में उसके परिवार को उसके उसी घर में शिफ्ट कराता है, और शिफ्ट करने के बाद कहता है कि आराम से यहां पर रहो, और कभी भी कोई परेशानी हो तो डायरेक्ट मुझसे बात कर लेना। मैं भी अब तुमसे मिलने के लिए आता रहूंगा, और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं होगी। जब संदीप वहां से जाने लगता है तो उसके बाद जो अमित होता है वो उसके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि दोस्त, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने मुझे मेरा घर दिला दिया। तभी जो संदीप होता है वो उसके हाथ पकड़ता है और कहता है कि दोस्त, दोस्ती में ये ऐसी चीज नहीं हुआ करती। मैंने तुम्हें सच्चा दोस्त माना था, और तुम्हारे माता पिता का मुझ पर एहसान भी था, तो ये उसी की खातिर लगा लो। कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से यहां पर रहो, और कुछ दिनों बाद मैं अपनी पत्नी के साथ यहां पर आऊंगा। उसके बाद जो संदीप होता है वहां पर पूरे परिवार को शिफ्ट करके वहां से वापस चला जाता है, और अपने घर जाकर अपनी पत्नी को अपने दोस्त के बारे में पूरी बातें बताता है। जब उसकी पत्नी पूरी बातों को सुनती है कि इसी तरह से बचपन में उसने उसकी मदद भी की थी, तो वह कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें भी उसकी मदद करनी चाहिए, और जो पैसे उसने कर्ज पे लिए हैं उन पैसों को तुम अपनी तरफ से चुका दो। अब इसके बाद जो संदीप था वह भी यही सोच रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा वह इस बात में कंफ्यूज था, और उसके बाद अपनी पत्नी के कहे अनुसार वह साहूकार के उन पैसों को चुका देता है, और अपने दोस्त संदीप से जाकर कह देता है कि भाई, मैंने तेरे पैसे चुका दिए हैं। साथ में इस बार उसका पूरा परिवार भी था, और जैसे ही संदीप का परिवार अमित के परिवार से मिलता है तो अब दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हुआ करते हैं, और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। संदीप ने अमित के लिए कोर्ट में एक छोटा सा रोजगार बनवा दिया है, जिस पर रहकर वह आराम से काम किया करता है, और अब अच्छे खासे पैसे कमाया करता है। और धीरे धीरे जो अमित की जिंदगी है वह पटरी पर आ जाती है, और अब वह अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करने लगा है, और सभी लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चला करता है। गांव के अंदर लोग दोबारा से अमित की इज्जत करने लगे हैं, क्योंकि जब उसे साहूकार ने घर से निकाला था तो उस टाइम पर उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई थी। लेकिन अब लोग जब संदीप को वहां पर आता हुआ देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि भाई, इसका दोस्त संदीप है और हमारा भी कोई ना कोई काम निकल जाएगा। तो इसी वजह से वह लोग उससे अच्छे से बात किया करते हैं, और सभी लोग उसे मैत्री भाव दिखाया करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।